जय हिंद बीएड साथी। आज हम लोग जानेंगे कार्य कारण संबंध। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका क्या तात्पर्य है यह हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे वैज्ञानिक अध्ययन में कार्य तथा कारण का अन्योन्याश्रित संबंध होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में कार्य कारण संबंधों पर विशेष महत्व दिया जाता है। किसी भी घटना के क्या कारण हो सकते हैं यह निरीक्षित किया जाता है। जैसे जिस अध्यापक में संप्रेषण क्षमता की कमी होती है उसकी कक्षा में शोर अधिक होता है। यदि अध्यापन विधि विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार नहीं होती है तो अधिगम का स्तर निम्न होता है। अब यहाँ हम कुछ इसके महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। जैसे कार्य कारण संबंध में यही देखा जाता है कि यह मनोविज्ञान के अध्ययन में कार्य करते हैं और इसका विशेष महत्व होता है। इसमें यह होता है कि यदि कोई टीचर है उनका कम्युनिकेशन लेवल लो है तो उनके क्लास में जो नॉइस होता है वो अधिक होता है। या ऐसे भी हो यदि उनकी अध्यापन विधि जो है वह स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अनुसार नहीं हो तो अधिगम का स्तर जो होता है वह निम्न होता है। तो यह क्लियर हो गया, इसमें यही जानना है। अब हम लोगों को जानना है सामान्यीकरण या सार्वभौमिकता यानी जनरलाइजेशन और यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी जो है या जनरलाइजेशन है, इसका हम जानने का यहाँ प्रयास करेंगे कि विज्ञान में विभिन्न प्रघटनाओं के संबंध में प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण और सार्वभौमिकता अनिवार्य होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में प्राप्त की गई एक रूपता के आधार पर कतिपय निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है तथा उन निष्कर्षों के आधार पर सामान्यीकरण निकाले जा सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार के अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण करने में विशेष जागरूकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानव व्यवहार में बड़ी अनिश्चितता होती है जो विभिन्न कारकों से प्रभावित और परिवर्तित होता है, जैसे स्थान, परिवेश, समय, थकान, साथी आदि। अब इसको भी हम जानने का प्रयास कर लेते हैं कि देखिए सामान्यीकरण या सार्वभौमिकता यानी जनरलाइजेशन और यूनिवर्सलिटी, इसमें क्या है कि जो विज्ञान है वह घटनाओं के संबंध में जो निष्कर्ष निकालता है उसमें जनरलाइजेशन और यूनिवर्सलिटी जो है वह कंपलसरी होता है। और शिक्षा में जो मनोविज्ञान है वह एक रूपता के आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादन करता है। अब है शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह तो आप इस लाइन को तो आपको एकदम रिमेंबर ही रखना है और उसी के प्रति निष्कर्षों का सामान्यीकरण में विशेष जागरूकता की आवश्यकता उसकी होती है, क्योंकि जो मानव व्यवहार है वो बड़ी अनिश्चितता होती है, जैसे इनडिफिनिट होती है। जैसे यहाँ विभिन्न कारकों से प्रभावित और परिवर्तित भी होती है, जैसे स्थान हो गया, परिवेश हो गया, समय हो गया, थकान हो गया, वहाँ का रहन सहन हो गया, खान पान हो गया इत्यादि। अब हम जानेंगे सत्यापनशीलता, रियलिबिलिटी जो है यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान के परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों को पुनः परीक्षण के द्वारा सत्यापित भी किया जा सकता है। यानी जो आप निष्कर्ष निकाले हैं उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा
उसका सत्यापित भी हमें करना होता है। यह आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां अपरिवर्तित हैं, तो किसी विद्यार्थी का 2 बार मापन करने पर समान परिणाम व अंक प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए बुद्धि सृजनात्मकता को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत का सत्यापन किया जा सकता है। इस लाइन को भी याद रखना है। बुद्धि सृजनात्मकता को प्रभावित करती है। अब है भविष्य कथन। भविष्य कथन प्रेडिक्शन जो है यह हम जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान मात्र व्याख्या करने, नियमों की रचना करने एवं उन्हें अमूर्तता के धरातलों पर प्रस्तुत करने का कार्य नहीं करता, अपितु वह अपनी खोज का आने वाले समय में उपयोग कर देखना चाहता है कि वह कहाँ तक सत्य है। यह विद्यार्थियों की क्षमताओं का अध्ययन करके उसके भविष्य के लिए शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन और मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार भविष्य में अपनी खोज के परिणामों का परीक्षण और सत्यापन करके भविष्यवाणी भी करता है। अब है इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वह केवल एक्सप्लेन क्रिएशन ऑफ लॉ और उन्हें अमूर्तता के धरातल पर लाने का ही कार्य नहीं करता, और वह साथ ही वह जो भी खोज करता है उस समय में उसका उपयोग करके देखना भी है कि वह कहाँ तक ट्रू है यानी सत्य है। यह स्टूडेंट की कैपेसिटी का अध्ययन करता है और उनके फ्यूचर के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन और मार्गदर्शन भी करता है कि यह स्टूडेंट अपने फ्यूचर में शैक्षिक में या बिजनेस में या किसी ऑक्यूपेशन में कहाँ तक यह सफल हो पाएगा। इस प्रकार हम यह भी बता सकते हैं कि भविष्य में जो उनकी सर्च होती हैं, डिस्कवरी होती हैं, खोज होती हैं, उसका जो रिजल्ट होता है वो उसका टेस्ट करता है और उसका सत्यापन करके एक भविष्यवाणी भी कर देता है। अब है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब क्या है एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स जो हैं ये हैं अध्यापक को ऐसे संगठित तथ्यों और सामान्यीकरणों से परिचित करना जो कि उसके लिए व्यावसायिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की उपलब्धि हेतु अधिकाधिक सहायक बन सकें। अब इसमें क्या है यह जानने का प्रयास करते हैं। एक होता तो आप सामान्य उद्देश्य में यही है कि वो संगठित तथ्यों और सामान्यीकरण से परिचित कर लेता है जो व्यावसायिक और सांस्कृतिक उद्देश्य को उपलब्धि हेतु अधिकाधिक मतलब सहायक बन सके, हेल्पफुल हो सके। सेकेंड है विशिष्ट उद्देश्य स्पेशल एम्स। अब इसमें क्या है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे है बालकों में यह धारणा उत्पन्न करना कि अभिवृद्धि को दिशा प्रदान की जा सकती है, सीखा जा सकता है, सामाजिक व्यवहार में सुधार संभव है, व्यक्तित्व को समायोजित किया जा सकता है। यह विशिष्ट उद्देश्य के फर्स्ट के अंतर्गत है। अब इसी का सेकंड जाना अपेक्षित व्यवहार जो कि शैक्षिक प्रयत्नों के लक्ष्य होने चाहिए को निर्मित एवं परिभाषित करने में सहायक होना। थर्ड नंबर पे बालकों के प्रति पक्षपात रहित यानी यहाँ पे पक्षपात बिल्कुल नहीं करना है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार विकसित करने में मदद करना ताकि उनके व्यवहार को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। नेक्स्ट है बालकों के सामाजिक संबंधों की उपयुक्त जानकारी हेतु सहायता प्रदान करना। आगे जानेंगे। शिक्षण की समस्याओं को हल करने के लिए तथ्य और सिद्धांत प्रस्तुत करना। जैसे
अनुदेशन, सामग्री का उत्तम ढंग से चयन कैसे किया जा सकता है। इस सामग्री का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्वक कैसे किया जा सकता है। अधिगम प्रक्रिया को कैसे निर्दिष्ट किया जाए ताकि विधि सामग्री अधिगम के लिए बाधक न बने। अधिगम प्रक्रिया का विद्यालय के बाहर कैसे उपयोग किया जा सकता है। अध्यापक को अपने अध्यापन और शैक्षिक प्रयोगों के परिणामों के बारे में निर्णय लेने में सहायता करना है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों में शैक्षिक समस्याओं को हल करने हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। अध्यापक को आवश्यक तथ्य और प्रविधियाँ प्रदान करना ताकि वे अपने दूसरे व्यवहार को समझ सकें। 9 नंबर है प्रगतिशील शिक्षण प्रविधियों, निर्देशन, क्रियात्मक प्रशासन एवं संगठन को स्थापित करने और परिभाषित करने में अध्यापक की सहायता करना। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो हम देख सकते हैं, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, इसमें स्पेशल एम्स जो भी हैं और जनरल एम्स भी शामिल है, ऐसे प्रदर्शित किया जा सकता है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकताएं, नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो डियर बीएड फर्स्ट ईयर साथी, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके संपर्क में जो दोस्त हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं या उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।